Hello students, today we will start with the mitochondria, next component of eukaryotic cell. As you already know about that, a mitochondria is considered as a powerhouse of the cell. Why? Because the ATP is produced inside the mitochondria, and ATP is the source of energy for a different types of activity or different types of functions carried out inside the cell. So here mitochondria is clearly visible structure under microscope, and the shape may vary from rod to cylindrical or sausage shape. So let's start with the mitochondria. First, it is clearly visible only when a stain, मतलब हम इसको यदि कलर कोई स्टेन यूज़ करते हैं तो स्टेन यूज़ करने के बाद वो क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप हम उसको विजिबल कर सकते हैं. नेक्स्ट, देयर नंबर, शेप एंड साइज पर द सेल वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी. मतलब जो सेल फिजियोलॉजिकल मोर एक्टिव होगा, जिसमें ज़्यादा एक्टिविटी होती है या फंक्शंस होते हैं, तो उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होगा, और जो सेल फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव होगा उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर कम रहेगा. तो जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पर्म यदि हम लेते हैं तो स्पर्म सिंगल सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा ओनली 20, अप्रोक्सीमेट 20. एंड इफ वी कंसिडर द oocyte फीमेल गैमेट, तो उसके अंदर होगा 1000. तो देखो सेल है, बट उसका जो सेल के अंदर का जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होगा वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ दैट सेल. नेक्स्ट, it is a sausage shape or the cylindrical having a diameter 0.221 micrometer, या हम बोल सकते हैं उसका एवरेज जो डायमीटर होगा वो होगा 0.5 माइक्रोमीटर, और लेंथ होगी 1 to 4 माइक्रोमीटर, 1 to 4 माइक्रोमीटर. नेक्स्ट, द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. तो अभी तक हमने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के कंपोनेंट देखे थे, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इज सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, और यहाँ पे ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये जो कंपार्टमेंट है, ये दो वॉल से सराउंडेड है या बाउंडेड है, तो इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. एंड आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन डिवाइड्स द लुमेन इनटू द टू कंपार्टमेंट्स. तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पाते हैं, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन. तो इसकी वजह से क्या हुआ, द स्पेस प्रेजेंट इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन एक कंपार्टमेंट हो गया, और द स्पेस इनक्लोज बाय द इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन ने भी कुछ स्पेस को इनक्लोज किया. दैट इनक्लोज स्पेस इज नोन एज मैट्रिक्स, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स. और दो मेम्ब्रेन के बीच में की जो स्पेस है, दैट स्पेस इज नोन एज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक, तो ये किसकी वजह से हुआ, दो मेम्ब्रेन की वजह से. एंड इनर कंपार्टमेंट इज नोन एज, मतलब स्पेस जो है उसको बोलेंगे मैट्रिक्स. एंड द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग. तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन आपकी इस तरीके से इंटैक्ट नहीं है, वो क्या हो गई है, फोल्ड हो गई है, इनफोल्डिंग इस तरीके से. और इनफोल्डिंग के वजह से जो स्ट्रक्चर बना, दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रिस्टी. यदि आपको याद होगा तो मैंने इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमने मेसोसोम का स्ट्रक्चर स्टडी किया था, तो वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होती है, इनफोल्ड होती है. तो वो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हमने बोला था मेसोसोम्स. तो मेसोसोम्स आर रिजेंबल विथ अ क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. Why? Because they are structurally similar और functionally they are also similar. Structurally मतलब folding से हुआ है, और functionally मतलब वहाँ पे respiratory enzymes present थे, और in that case also Christie bear, यहाँ पे जो ये Christie है, ये जो foldings है, that foldings bear respiratory enzymes. और कौन से respiratory enzymes, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो होती है, उसके मतलब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होंगे, वो सारे आपके क्रिस्टी के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे, वो मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड रहेंगे टूवर्ड्स द मैट्रिक्स एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया. तो अभी ये क्रिस्टी के दो मेन फंक्शन है. फर्स्ट, इट बियर द रेस्पिरेटरी एंजाइम्स
और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स में भी कौन से, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स, और सेकेंड इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है F0 एंड F1 पार्टिकल, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो प्रेजेंट और दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो एम्बेडेड इन द क्रिस्टी। और ये जो पार्टिकल है, ये जो स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज F0 F1 पार्टिकल, और दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीजोम, ऑक्सीजोम। एंड दिस ऑक्सीजोम इज ऑल्सो नोन एज फर्नांडीज एंड मोरान पार्टिकल, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने ये स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया और इन्होंने बोला कि ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं या ये F0 F1 पार्टिकल होते हैं, दीज आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑक्सीजोम्स होते हैं, यहाँ पे जो F0 F1 पार्टिकल है, तो दैट स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज ATP सिंथेटेज। इसको ही हम बोलते हैं ATP सिंथेटेज, ATP सिंथेटेज और सिंथेज। ठीक, तो F1 पार्टिकल, जहाँ पे ये जो F0 F1 पार्टिकल को यदि हम स्ट्रक्चरली देखते हैं तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होगा। ठीक, तो दिस इज F0 और ये जो हेड है इसको बोलेंगे F1 पार्टिकल। तो ये जो F1 पार्टिकल है, दिस F1 पार्टिकल इज लाई टूवर्ड्स द मैट्रिक्स की तरफ उसका पोजीशन है, और F1 को ही हम बोलते हैं ATP सिंथेसिस। तो यहाँ पे ADP से बनता है ATP, ठीक, टूवर्ड्स द मैट्रिक्स। और F0 इज एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट या कैरियर प्रोटीन फॉर द H+ आयन। ठीक, तो F0 इज एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट फॉर H+ आयन। तो ड्यूरिंग द ATC यहाँ पे जो स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, और फिर ये H+ आयन फ्रॉम दिस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स में मूव होंगे, और वो जो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो ग्रेडियंट बना, दैट ग्रेडियंट इज यूज टू प्रोड्यूस दी ATP मॉलिक्यूल। तो यहाँ से H+ आयन की मूवमेंट होंगी इस तरीके से, और फिर इसमें से जब H+ आयन मूव होगा तो ADP इज कन्वर्टेड इनटू ATP, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ATP सिंथेटिस और सिंथेस। तो आपको ये पॉइंट नोट डाउन करना है। ऑक्सीजोम्स और F0 F1 पार्टिकल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एंड दिस स्ट्रक्चर इज एम्बेडेड इन द क्रिस्टी और इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट, the two membrane have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है, दोनों मेम्ब्रेन पे आपके अलग अलग एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। द मैट्रिक्स पजेस, तो अभी जो इनर कंपार्टमेंट है, इंटर कंपार्टमेंट है, उसके अंदर आपके कुछ DNA प्रेजेंट होंगे। वो जो DNA रहेगा वो न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है उससे अलग रहेगा, स्मॉल साइज का रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर जो DNA है वो लीनियर है, बट इन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो DNA रहेगा दैट DNA इज डबल स्टैंडर्ड बट सर्क्यूलर। कैसे रहेगा? सर्क्यूलर, डबल स्टैंडर्ड। कुछ राइबोसोम्स भी प्रेजेंट रहेंगे, कुछ RNA मॉलिक्यूल रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो राइबोसोम्स है वो 70S राइबोसोम है, सिमिलर टू द प्रोकैरियोटिक सेल। एंड कंपोनेंट्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो जैसे कि हमें पता है राइबोसोम इज कंसिडर एज अ प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम का फंक्शन ही है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो राइबोसोम्स, कुछ RNA मॉलिक्यूल और डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA, तो ये सारी चीज़ें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होने के कारण माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर एज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली। हमने इसको कंप्लीटली ऑटोनॉमस नहीं बोला, क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्गेनेली है दे कैन ग्रो एंड डिवाइड, ठीक, क्योंकि उसके पास खुद का DNA है, RNA है, राइबोसोम्स है, तो दिस ऑर्गेनेली कैन ग्रो एंड डिवाइड।
can grow and divide, but this organelle is depend on this organelle depends on the nuclear DNA also या क्रोमोसोमल DNA for some extent, इसलिए हम इसको completely autonomous नहीं बोलते, it is a semi autonomous organelle। और ये जो organelle डिवाइड होगा just like a bacterial cell और prokaryotic cell। तो बैक्टीरिया जैसे फिशन से one cell is divided into two, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया by the process of fission डिवाइड इंटू 2 माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसके जो कुछ प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक सेल। माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिशर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट द फंक्शन, अभी इसके फंक्शंस, तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता है, इट इज कंसिडर एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल, मीन्स एटीपी प्रोडक्शन। तो एटीपी का प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, क्रिस्टी पे होगा विद द हेल्प ऑफ F0F1 पार्टिकल। नेक्स्ट इट इज अ साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज अ साइट फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। यह कभी कभी इस तरीके से भी पूछा जाएगा, इट इज अ साइट फॉर द फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फोराइलेशन और ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, या फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी सिंथेसिस, सॉरी एटीपी सिंथेसिस। फॉस्फोराइलेशन मीन्स एटीपी सिंथेसिस और ऑक्सीडेटिव रेस्पिरेशन, and they produces the energy in the form of ATP molecule, so they are called as powerhouse of the cell। तो this is the important function of mitochondria। तो नेक्स्ट जो कंपोनेंट है प्लास्टिड्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।